देखो सभी बंधु ध्यान से, अब ये सब अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना। ये सेंटर ऑफ रिंग से, ऐसा रिंग है मान लो, ऐसा रिंग है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, वेरिएबल है। मतलब अगर सेंटर से बात करेंगे तो सेंटर पे आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो सेंटर पे जो फील्ड है वो ई नॉट है। जैसे जैसे सेंटर से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे फील्ड की वैल्यू बदल जा रही है। मतलब सेंटर पे ई नॉट है, ऊपर गए तो फील्ड की वैल्यू कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे आर बड़ा होता है, जैसे जैसे डेटा बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। तो रिंग में सेंटर पे ई नॉट है लेकिन बाकी सब जगह ई नॉट से कम होता जा रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स निकालना है, ठीक है, रिंग के थ्रू। तो टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स निकालना है, तो उसके लिए क्या करता हूं, मैं मानता हूं एक्स रेडियस का एक dx विड्थ का यहां पर पार्ट कंसिडर करता हूं, ठीक है, एक्स रेडियस और dx विड्थ। तो इस x पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर है डायरेक्शन, ये तो पता है, ई नॉट इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर, इतनी हो जाएगी फील्ड। तो उस जगह जो छोटा फ्लक्स होगा, छोटा फ्लक्स हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू वो रिंग का जो छोटा सा रिंग माने उसका एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू छोटा एरिया डी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई मतलब ई नॉट इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर इंटू डी ए, मतलब इस जो स्ट्रिप है उस स्ट्रिप का एरिया। बताओ स्ट्रिप का एरिया कितना होगा? पाई एक्स स्क्वायर नहीं, पाई एक्स स्क्वायर तो इस वाले रिंग का हिस्सा हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, ये रिंग का नहीं, ये स्ट्रिप का एरिया चाहिए ना, स्ट्रिप का ही फ्लक्स अभी लिख रहे। 2 पाई एक्स डी एक्स, लेंथ हो जाएगा उसका 2 पाई एक्स और विड्थ हो जाएगी उसकी डी एक्स, तो वो एरिया यहाँ पर लिख देंगे 2 पाई एक्स डी एक्स, जिसमें एक्स वेरिएबल है। अगर टोटल फ्लक्स चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसे इंटीग्रेट करना है, एक्स की कम से कम वैल्यू 0 और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू आर बनाओ आप। यहाँ 2 पाई ई नॉट को बाहर ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स बाय आर इंटू एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू आर। 2 पाई ई नॉट बाहर कर लेते हैं, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स बाय आर फ्रॉम 0 टू आर, 0 टू आर। इसे और आगे लेके जाएंगे तो 2 पाई ई नॉट एक्स डी एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू आर, माइनस हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 टू आर, तो जगह 2 पाई ई नॉट आर स्क्वायर बाय 2 माइनस आर क्यूब बाई 3 आर, और 2 पाई ई नॉट आर स्क्वायर बाय 2 माइनस आर स्क्वायर बाय 3, 3 माइनस 2 1 बाय 6, 2 पाई ई नॉट आर स्क्वायर बाय 6, तो ये हो गया पाई ई नॉट आर स्क्वायर बाय 3, ये हो गया फ्लक्स। रिंग ऑफ रेडियस 0.1 मीटर, रिंग ऑफ रेडियस 0.1 मीटर made by wire, ring of radius 0.1 meter made by wire of cross section 10 to the power minus 8 meter square, 10 to the power minus 8 meter square, uniformly charged by pi coulomb, if another charge 10 to the power minus 8 coulomb, another charge 10 to the power minus 8 coulomb placed at the center of the ring, then find change in radius of the ring,
Then find change in radius of the ring. Change in radius of the ring if Young's modulus of wire is 2 into 10 to the power 11. Young's modulus of wire is 2 into 10 to the power 11 Newton meter square, Newton per meter square. 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square. ध्यान दीजिए, एक कोई मेटेलिक वायर है मान लो जिससे हमने रिंग बनाए, ये हमने रिंग बनाया, ठीक है। इस रिंग के ऊपर पाई चार्ज है। कितना चार्ज है? पाई चार्ज है, ठीक है। इसका रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब जिस वायर से हमने बनाया उस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब ये वाला, बराबर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन समझते हैं ना, कितना दिया है? 10 टू द पावर -8 मीटर स्क्वायर, बराबर। अब रिंग की रेडियस r दिया हुआ है कितना? 0.1 मीटर। अभी तक तो सब ठीक था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब कह रहा है कि एक चार्ज रख दिए, कहां पर? सेंटर पे। यहां पर एक चार्ज रख दिए Q, कितना? 10 टू द पावर -8 कूलम का, ठीक है। और रिंग के ऊपर भी चार्ज है, रिंग के ऊपर भी चार्ज जो है पाई है, और सेंटर पे भी रखे 10 टू द पावर -8, तो दोनों का नेचर सेम हो गया ना। 10 टू द पावर -8 पॉजिटिव नंबर है, और ऊपर में जो पाई है रिंग पे वो भी पॉजिटिव चार्ज है। तो जो पॉजिटिव चार्ज, सिमिलर नेचर चार्ज के बीच में क्या होता है? रिपल्सन। तो ये वाला जो चार्ज है रिंग पे, पाई, ये सभी चार्ज, हर जगह जो चार्ज है, क्योंकि पाई तो सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सब चार्ज के बीच में इस पे फोर्स लगेगा, तो इस पे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, बराबर। लेकिन इसके बदले में इस रिंग पे ऐसे रेडियल डायरेक्शन में फोर्स लगता रहेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, जिसकी वजह से नेट वैल्यू क्या होगी? 0 या कुछ और? कुछ और होगी? नहीं, कुछ और कैसे होगी? सब डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ऐसा, बराबर। तो सब डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो नेट वैल्यू तो 0 ही रहेगी ना, हर फोर्स का अपोजिट फोर्स है, बराबर। तो नेट वैल्यू 0 है, मतलब इसमें कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, ये बात समझ गया। लेकिन जैसे कि मान लो ये रिंग है, इसमें सब तरफ फोर्स लग रहा है, तो इसमें तनाव होगा कि नहीं होगा? होगा ना, रिंग में होगा ना टेंशन, हाँ कि नहीं? तो टेंशन जो होगा, उस टेंशन की वजह से इसके रेडियस में थोड़े बदलाव, क्योंकि अभी इसमें देखो ये जो फोर्स है वो फोर्स इसको एक्सपेंड कराने का कोशिश कर रहा है कि कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये चार्ज नेगेटिव नेचर का होता तो क्या होता है, और अगर ये चार्ज पॉजिटिव नेचर का तो क्या हो रहा है? तो एक्सपेंड जैसे होगा, थोड़ा सा होगा, भले ही बहुत छोटा होगा, लेकिन वो जो एक्सपेंशन होगा उससे रेडियस बदलेगा। मतलब मान लो कि अभी रेडियस r है, ये एक्सपेंड होकर के रिंग यहाँ तक पहुंच गया, रिंग का नया वाला जो शेप हो गया वो ये हो गया, यहां तक पहुंच गया। तो ये हुआ चेंज इन रेडियस, ठीक है, वही निकालना। क्या आपको सवाल समझ गया? एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लो और फिर डायग्राम को देखो, समझने का प्रयास करो। बनाऊंगा मैं, आप मत बनाना, आपको मैं ऐसे टाइप के सवाल बनाना भी सिखा रहा हूँ ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन फिर बाद में अटके ना। आप देख लो कि क्वेश्चन का मतलब बराबर समझे क्या, मतलब यही जो डायग्राम हमने बनाया वही कह रहा है क्वेश्चन की, कुछ और कह रहा है, वही कह रहा है, क्लियर? अब वो मतलब इसमें जो टेंशन होगा, अच्छा ये बताओ कि ये जो टेंशन होगा वो टेंशन अलोंग द रिंग होगा, कैसा होगा? अलोंग द रिंग होगा। जैसे ये वायर है, मेरा हाथ पकड़े खींचो, थोड़ा सा धीरे से खींचना, ज़्यादा जोर से। तो टेंशन किधर हो रहा है? अलोंग इट्स लेंथ हो रहा है ना। तो जो रिंग है वो एक्सपेंड कर रहा है, तो रिंग का एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्चुअली उसका लेंथ बदल रहा है ना, तो लेंथ बदलने से रेडियस बदल जा रही है, बराबर। तो लेंथ के अलोंग, उसके लेंथ के अलोंग टेंशन क्रिएट होगा, बराबर। हर पॉइंट पे टेंशन लेंथ के अलोंग होगा, बराबर।
जैसे कि ये 2 पॉइंट है, मान लो ये 2 पॉइंट को पकड़ लिए, तो इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अभी x है फॉर एग्जांपल, तो ये चाहेगा कि ये बढ़ करके y हो जाए, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बदले, मतलब दोनों पॉइंट को ऐसे खींचा जा रहा है, हर 2 पॉइंट को ऐसे खींचा जा रहा है। क्या ये बात आपको समझ रहा है? पहले तो अपन को वो टेंशन निकालना पड़ेगा। वो टेंशन निकालने के लिए मैं फिर से डायग्राम को बनाता हूँ इधर बाजू में, सभी बंदो ध्यान से देखें। यहाँ पे एक चार्ज है, मैं यहाँ एक छोटा सा पार्ट कंसिडर करता हूँ dx। ये कॉन्सेप्ट या तो आप सर्कुलर मोशन में पढ़े होंगे या फिर वेव में पढ़े होंगे। पढ़े सर्कुलर मोशन में टेंशन निकालने वाला? हाँ। तो अब उस चीज को थोड़ा सा, ये जो छोटा सा दिख रहा है ना, उसे थोड़ा बड़ा कर लेते, उस dx को थोड़ा बड़ा कर लेते, जूम। ये है सेंटर उसका। ठीक है, इसको 2 हिस्सों में बांटता हूं मैं। मानता हूं कि ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी। तो टेंशन इस टेंजेंट के डायरेक्शन में t इधर लगेगा और इधर भी टेंजेंट के डायरेक्शन में t इधर लगेगा। यहाँ भी मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करता हूँ, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, और अगर ये 2 लाइन परपेंडिकुलर आपस में, ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो टेंशन का ये कंपोनेंट हो जाएगा t cos थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा t sin थीटा। उस तरीके से यहाँ भी टेंशन का ये कंपोनेंट हो जाएगा t और यहाँ ये कंपोनेंट हो जाएगा t sin थीटा। ठीक है, अभी हमने ऐसा मान के चल रहे हैं कि वो अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है, क्योंकि नेट रिजल्टेंट फोर्स किधर हो गया? टुवार्ड सेंटर। वैसे यह नेट रिजल्टेंट फोर्स टुवार्ड सेंटर होगा कि अवे फ्रॉम सेंटर होगा? मतलब इसका उल्टा होने वाला सिर्फ डायरेक्शंस, मतलब ये जो t sin थीटा इधर की तरफ है वो किधर होगा? ऊपर की तरफ। ठीक है, हमने बस अट्रैक्शन दिखाए। तो नेट फोर्स टुवार्ड सेंटर जो है वो कितना है? 2t। नेट फोर्स टुवार्ड सेंटर हो गया 2t sin थीटा। ये इक्वल टू इस छोटे से पार्ट पे जो चार्ज होगा dq, इस dx पे जो छोटा सा चार्ज होगा dq, उस चार्ज पे इस वाले चार्ज के द्वारा लगने वाला फोर्स होगा, फोर्स इक्वल टू k इंटू चार्ज q इंटू dq बाय डिस्टेंस r का स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना? अब देखो, चूंकि ये तो बहुत छोटा dx लिया हमने, तो थीटा बहुत छोटा होगा। dx ने जो एंगल बनाया उसका भी आधा पार्ट को हमने थीटा बोल रहे हैं, बराबर? तो थीटा बहुत छोटा होगा, तो साइन थीटा को क्या ले लेंगे? थीटा। ये हो गया 2t थीटा इक्वल टू k का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाद में रख देंगे, अभी k ही रखते हैं। k सेंटर पे जो चार्ज रखें q, जो dq होगा वो dq हो जाएगा लैम्डा dx, लैम्डा मतलब चार्ज डेंसिटी, इंटू dx, और dx को rd थीटा कहते हैं ना? तो बताओ, इसे लिख देंगे लैम्डा dx को r d थीटा, मतलब थीटा की 2 थीटा। dx में कितना एंगल बना रहा है सेंटर पे? 2 थीटा, तो इसलिए rd थीटा मतलब r इंटू 2 थीटा। तो ये टर्म dq की जगह पे रख देते हैं हम, लैम्डा r 2 थीटा बाय r स्क्वायर। देखो यहां से थीटा थीटा कैंसल, r कैंसल नहीं कर रहे, रुको अभी। 2t इक्वल टू k q, अरे नहीं कैंसिल कर रहे ना, रुको तो भाई। लैम्डा इंटू 2, एक पाई मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं ऊपर में, तो पाई से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड भी करना पड़ेगा, बराबर? तब देखो ये 2 पाई r मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ रिंग, सरकमफ्रेंस ऑफ रिंग इंटू डेंसिटी ऑफ रिंग, मिलकर के रिंग के ऊपर चार्ज हो जाएगा। क्या रिंग के ऊपर जो चार्ज, जिसे मैं Q2 मान लेता हूँ, वही हो जाएगा। क्या ये Q2 इक्वल टू लैम्डा इंटू 2 पाई r, बराबर? हाँ कि नहीं? तो उस पूरे को रिप्लेस करके मैं Q2 कह देता हूँ। क्लियर? तो यहाँ से देखो 2t इक्वल टू k q इंटू Q2 बाय क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। तो t इक्वल टू k q Q2 बाय 2 पाई r स्क्वायर।
यहाँ से एक फॉर्मूला आ गया, ये आपको हमेशा ध्यान रखना कि डायरेक्ट अगर आपको पहले से पता होता ये कॉन्सेप्ट तो मैं डायरेक्ट लिख देता वहीं पर, वही बातें लिख देता कि टेंशन जो होता है ऐसे सिचुएशन में रिंग के अंदर वो होता है, ये देखो ये अगर Q है और ये Q1 है तो Q और Q1 के बीच का लगने वाला फोर्स हो गया K Q1 Q2 R स्क्वायर, तो फोर्स बाय 2 पाई, ये एक फॉर्मूला हो गया। अगर आपको पहले से कॉन्सेप्ट पता होता तो डायरेक्ट हम लिख देते, क्योंकि नहीं पता था इसलिए मैंने इतना पूरा एक्सप्लेन किया। ठीक है, T इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, मतलब ये वाला जो है फोर्स ही तो है ना। ये सवाल ग्रेविटेशन में भी पूछ सकता है, ये सवाल अभी इलेक्ट्रोस्टैट में है, ग्रेविटेशन में भी तो अट्रैक्शन होता है ना, एक मास सेंटर पे रख देगा, रिंग के ऊपर मास रख देगा, आप बोलेगा कि फिर आप टेंशन या चेंज इन रिंग मतलब चेंज इन रेडियस बताओ। तो ये हो गया आपको फॉर्मूला के रूप में, अगर आप ध्यान रख सकते हो तो आगे के लिए रखना। ठीक है, अब ये बातें हो गई जिसमें हमको Q भी पता है, Q2 भी पता है, सब कुछ पता है। अब आते हैं यंग्स मॉडुलस के ऊपर। तो यंग्स मॉडुलस को गामा से डिनोट करते हैं, ये होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। और स्ट्रेन क्या होता है? ये होता है चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन। लेंथ है तो लेंथ लेंगे, दूसरा चीज है तो दूसरा चीज, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, तो देखो यंग्स मॉडुलस इक्वल टू फोर्स, तो रिंग के लेंथ के बढ़ने का कारण मतलब जो एक्चुअली में वो कौन है? टेंशन तो है, तो फोर्स की जगह कौन लेंगे? टेंशन बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया जो भी होगा, बाय चेंज इन डायमेंशन मतलब चेंज इन रेडियस बाय रेडियस। ठीक है, रेडियस में जो बदलाव हुआ डिवाइड बाय रेडियस। अब यहीं से हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, चेंज इन रेडियस बाय रेडियस इक्वल टू आ गया टेंशन बाय एरिया। तो यहाँ से चेंज इन रेडियस इक्वल टू क्या आ जाएगा? टेंशन इंटू रेडियस बाय यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया। टेंशन का मतलब वो डेटा रख देते, टी बोले तो K Q Q2 बाय 2 पाई R स्क्वायर इंटू रेडियस बाय एरिया। अब यहाँ से ये R तो सेम ही है, कैंसिल हो गया। K की जगह पे 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q जो चार्ज सेंटर पे था वो कितना था? 10 टू द पावर -8। जो चार्ज उस पे है वो कितना है? पाई। रिंग पे जो चार्ज है पाई बाय 2 पाई। रेडियस कितना है? 0.1 मीटर, 0.1 मीटर है ना, इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 10 टू द पावर -8। तो ये कैंसिल हो गया, पाई भी कैंसिल हो गया। और कुछ बचा डेटा रखने के लिए? यंग्स मॉडुलस का डेटा, हाँ, 2 इंटू 10 टू द पावर 11। तो देखो ये हो गया ऊपर में 9, नीचे में हो गया 2 2 जा 4, ये 10 टू द पावर 10 और ऊपर में 10 टू द पावर 9, तो नीचे में 10 बच गया, 9/40। ये हो गया चेंज इन रेडियस की वैल्यू। बना दो। The force between two infinitely long uniformly charged rod. Find the force between two infinitely long rod uniformly charged of charge density λ1 and λ2. Find the force between two uniformly charged, क्या बोले? two infinitely long ना, find the force between two infinitely long rod uniformly charged of charge density λ1 and λ2 perpendicular to each other and separated by distance d,
सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। अब देखो कह रहा है कि दो रॉड है इनफाइनेटली लॉन्ग, उसके बीच का डिस्टेंस d है, मतलब ये जो सेपरेशन है वो d है, लेकिन दोनों रॉड एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों परपेंडिकुलर है क्या? ये दोनों परपेंडिकुलर है, बराबर, हाँ कि नहीं, है ना परपेंडिकुलर। लेकिन इसमें जो सेपरेशन d है वो d पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये रॉड भी इनफाइनेटली लॉन्ग है और ये रॉड भी, तो ये डिस्टेंस d का कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि अगर ये इनफाइनेटली लॉन्ग है तो इसके ऊपर से भी जाएगा। तो ऐसा भी नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं हो सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, परपेंडिकुलर नहीं है। तो फिर कैसा हो सकता है? हो सकता है क्या ऐसा? दोनों के बीच का सेपरेशन d, ये भी इनफाइनेटली लॉन्ग और ये भी इनफाइनेटली लॉन्ग। ऐसे लाइन को स्क्यू लाइन बोलते हैं, आप पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री मैथ्स के अंदर, ठीक है। ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइन। ऐसे दो लाइन जो ना पैरेलल हो, नहीं परपेंडिकुलर तो हो, परपेंडिकुलर हो, पैरेलल ना हो और एक दूसरे के साथ कोई एंगल भी ना बनाए, मतलब ऐसा, तो इंटरसेक्ट ना करे, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब दो प्लेन में होगा। तो ऐसे लाइन को कहते हैं स्क्यू लाइन। कौन सा लाइन? स्क्यू लाइन। बात समझ गया? तो ऐसा लाइन है, एक ये वाला है, इसका चार्ज डेंसिटी λ1, इसका चार्ज डेंसिटी λ2। तो मैं बनाता हूँ, एक लाइन मान लो ये वाला है, इनफाइनेटली लॉन्ग, उधर भी इनफाइनेट, इधर भी इनफाइनेट, कुछ नहीं बोला तो मैं प्लस चार्ज मानता हूँ, इसकी चार्ज डेंसिटी λ1। और दूसरा है जो इस पे परपेंडिकुलर, मतलब इस प्लेन पे परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, तो ऐसा पॉइंट बना देता हूँ, ये चार्ज डेंसिटी इसकी λ2, ये भी इनफाइनेटली लॉन्ग है, मतलब ऐसा और ऐसा, समझ पाए? इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो d है। अब कह रहा है इस दोनों के बीच में इसके द्वारा उस पे लगने वाला फोर्स या उसके द्वारा इस पे लगने वाला फोर्स निकालना है। तो यहाँ पर न्यूटन्स का थर्ड लॉ काम करेगा? नहीं करेगा। एक्शन एंड रिएक्शंस आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये जितना उस पर फोर्स लगेगा उतना ही वो भी इस पे लगाएगा, क्योंकि दोनों के लिए सिचुएशन तो सेम ही है। अगर आप ऐसे देख रहे हो तो जो कंडीशन बनेगा वैसे इसको इस साइड से देखने से भी वही कंडीशन दिख रहा है मुझे, बराबर। तो दोनों का फोर्स एक दूसरे पे सेम ही रहेगा, तो किसी एक के द्वारा दूसरे पे फोर्स निकालना है। मान लो कि इसके द्वारा हमको इस पे फोर्स निकालना है, तो थोड़ा सा ट्राई करें। आप करेंगे कि मैं कर दूँ? नहीं करेंगे। मानते हैं यहाँ से ये सपोज x डिस्टेंस ले लेते हैं, यहाँ एक छोटा सा पार्ट कंसिडर करते हैं dx, ठीक है। इस जगह पे इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी ना। एक रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिस्टेंस मान लो r डिस्टेंस पे कितना होता है? एक इनफाइनेटली लॉन्ग रॉड की वजह से r डिस्टेंस पे फील्ड λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r होता है ना, पढ़ा है ना। इनफाइनेटली लॉन्ग रॉड की वजह से कितना होता है? λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, 2 के λ/r, 2 के लैम्डा, तो λ2/r, ठीक है, या λ/2 पाई एप्सिलॉन, इसी को लिख सकता हूँ λ2/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। कोई दिक्कत किसी को? इस पे जो चार्ज होगा उस चार्ज को मैं dq कहता हूँ। वो चार्ज dq हो जाएगा λ1 इंटू dx, λ1 इंटू dx। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये छोटा चार्ज dq इसके द्वारा प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इसके वजह से फोर्स लगेगा। अगर ये चार्ज का नेचर पॉजिटिव है तो फोर्स कौन से डायरेक्शन लगेगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अगर ये एंगल थीटा है तो इस फोर्स के ये वाला कंपोनेंट थीटा और ये वाला कंपोनेंट भी थीटा, तो ये वाला जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? f cos थीटा, और ये वाला वैल्यू f sin थीटा। ऐसे हर पॉइंट पे ऐसा मिलेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वैसे ही हर पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट, और ऊपर के सभी वर्टिकल कंपोनेंट के बदले में नीचे का सभी वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल करेगा, सिर्फ और सिर्फ कौन बच जाएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? जैसे हमने वहाँ पॉइंट कंसिडर करें
वैसे जब हम यहाँ कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर भी तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। जैसे जैसे लोकेशन बदलेगा वैसे वैसे थीटा बदलेगा, लेकिन हर पॉइंट का अपना एक अपोजिट पॉइंट नीचे है, क्योंकि इनफाइनेटली लॉन्ग रॉड है, तो उधर भी इनफाइनेट तक और नीचे भी, तो पूरा एफ साइन थीटा एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसल। तो इसको फिर निकालने की जरूरत नहीं है। हमको क्या निकालना है, एफ कॉस थीटा। हमको जो नेट फोर्स निकालना है वो मतलब एफ कॉस थीटा निकालना है। तो पहले एफ देखते कितना होगा, बताओ एफ की वैल्यू कितनी होगी। एफ इक्वल टू डी क्यू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना। डी क्यू चार्ज बोले तो लेमडा 1 डी एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, बराबर। यहाँ रख देते हैं, तो ये हो जाएगा लेमडा 1 लेमडा 2 डी एक्स बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर कॉस थीटा। देखो बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस कितना है उसका, डी बाय हाइपोटेनस कितना है उसका, तो इसे क्या लिख दूंगा, डी बाय लिख सकते ना। तो ये हो जाएगा लेमडा 1 लेमडा 2 इंटू डी एक्स बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही ना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो वेरिएबल यहाँ पर पॉइंट जैसे बदलेगा वैसे एक्स बदलेगा। इसका मतलब नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यही ना मतलब हुआ। ठीक है, क्या कांस्टेंट है, लेमडा 1 लेमडा 2 इंटू डी बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। एक्स की कम से कम वैल्यू कितनी, माइनस इनफाइनाइट, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कितनी, प्लस इनफाइनाइट। इस पॉइंट से जितना ऊपर उतना ही नीचे, तो फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। अब इसके बाद क्या आप कर सकते हैं, बताइए।
इतनी छोटा सा हो गया आंसर, आप कर सकते तो ठीक, नहीं तो मैं कर दिया। देखिए माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है, तो इसलिए टेन इनवर्स प्लस इनफाइनाइट माइनस टेन इनवर्स माइनस इनफाइनाइट। टेन इनवर्स प्लस इनफाइनाइट मतलब प्लस 90 डिग्री और ये माइनस 90 डिग्री, ये दोनों के π/2 प्लस π/2 हो जाएगा पाई। पर ये फॉर्मूला पता अभी नहीं है क्योंकि अभी आपने पढ़े नहीं कैलकुलस, तो मैंने बेसिक में लेके गया। Uniformly charged hollow hemisphere having charge density sigma. Uniformly charged hollow hemisphere having charge density sigma. Uniformly charged hollow hemisphere having charge density sigma. Charge density sigma. Small dipole of dipole moment P and moment of inertia I. Small dipole of dipole moment P and moment of inertia I is placed at the center of hemisphere along its axis. Placed at the center of hemisphere along its axis. If it is slightly disturbed, then find the time period of SHM. देखो सभी बंधु, कह रहे हैं कि एक हेमिस्फीयर, इसके सेंटर और ये इसका एक्सिस हुआ। हेमिस्फीयर पर चार्ज डेंसिटी क्या है? सिग्मा। कह रहा है यहाँ एक डाइपोल को रख दिया सेंटर पे, ठीक है। एसएचएम कह रहा है सवाल के अंदर, इसका मतलब कैसा रखा गया होगा बताओ। ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होता है? इधर की तरफ होता है ना, तो डाइपोल मोमेंट भी इधर की तरफ ही होना चाहिए। मतलब यहाँ माइनस चार्ज होना चाहिए और यहाँ प्लस चार्ज होना चाहिए, डाइपोल मोमेंट पी, ठीक है, रखा गया सेंटर पे। कह रहा है इसे थोड़ा सा डिस्टर्ब करे डाइपोल को, तो फिर ये ऑसिलेट होगा, तो वही ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना है। ये सवाल तो बहुत चिल्लर है, आप बना सकते हो, बनाओ। देखो इसका तो फॉर्मूला ही पता है ना, टाइम पीरियड का क्या होता है? 2π√P बाई क्या, I बाई पी, I बाई पी ना। तो E के जगह पे E तो पता है आपको, हेमिस्फीयर के वैसे E कितना होता है? सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, पता नहीं, बताया ना, वही तो रखना है और कुछ नहीं करना। 2π√I बाई पी, E की जगह सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। 4 का 2 बाहर आ जाएगा तो 4π I इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई पी इंटू सिग्मा। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन, फाइंड द interaction force between two dipole, interaction force between two dipole of dipole moment P1 and P2, of dipole moment P1 and P2
placed along same line center to center distance is r, small r. center to center distance is small r. ये भी बहुत चिल्लर है, निकालो। ये एक डाइपोल है मान लो, दूसरा डाइपोल भी इसी के अलोंग है। एक चीज और लिखनी ना, लेंथ ऑफ डाइपोल इज वेरी लेस एज कंपेयर टू आर। सेंटर से सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है। इसका डाइपोल मोमेंट P1 है, मान लो ये डायरेक्शन में P1 है और ये डायरेक्शन में P2 है। तो इसके वजह से उस पे फोर्स या उसके वजह से इस पे फोर्स निकालना है। -6 P1 P2 बाय, हाँ ठीक है बराबर। एक की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, ये इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एक्सियल पॉइंट पे क्या होता है बताओ? 2kp/r³ होता है ना, तो 2kp1/r³ हो जाएगा। अब इस पे लगने वाला फोर्स, तो डाइपोल पे लगने वाला जो फोर्स होता है वो होता है उसका डाइपोल मोमेंट इनटू उस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंशिएशन, dE/dr। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डाइपोल मोमेंट में आता है चार्ज इनटू लेंथ, तो उस पर्टिकुलर लेंथ dr से डिवाइड कर देंगे तो लेंथ कैंसिल हो जाएगा, चार्ज इनटू फील्ड फोर्स हो जाता है। ठीक है, इस हिसाब से आ जाएगा फोर्स ऑन डाइपोल का ये फॉर्मूला के रूप में आप होगा, तो ध्यान रखना। वैसे क्यों आया ये बात समझ में आ गया? डाइपोल मोमेंट मतलब चार्ज इनटू लेंथ, और वो छोटे से लेंथ जो डाइपोल का उससे डिवाइड कर दिए हमने, तो P2 = dE/dr, तो P2 × dE/dr से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2kp1 1/r³ का डिफरेंशियल -3/r⁴ हो जाएगा ना। तो देखो क्या हो जाएगा, -6kp1 P2/r⁴ ये हो गया फोर्स। क्या बोले? बराबर है। अब ये माइनस साइन ये बताएगा कि अट्रैक्शन होगा। वैसे भी आप सोचो कि इस जगह फील्ड, इस जगह माइनस चार्ज है और इस जगह प्लस चार्ज है। अगर फील्ड का डायरेक्शन ये है तो इस पे फोर्स इधर लगेगा और इस पे फोर्स इधर लगेगा, तो ये ज़्यादा दूर है तो फील्ड वहाँ कम होगा, तो ये फोर्स कम हो जाएगा और ये फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, तो फाइनली क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये माइनस चार्ज यही बता रहा है कि अट्रैक्शन होगा।